तो पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर लिया है। पाकिस्तान को जो चाहिए था पाकिस्तान को उससे ज्यादा मिल गया है। तो क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई, क्योंकि हमारा जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वो चल नहीं रहा था। हमें तो बहुत फायदा है। पाकिस्तान ने एज एन आई विटनेस इनके मीडिएटर के तौर पे इनके दरमियान बैठ के देख लिया कि इनका किन चीजों पे एग्रीमेंट है, किन चीजों पे इनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ये इश्यूज जो हैं इन पर कोई फटा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टॉक्स के दरमियान। पाकिस्तान ने सिर्फ उसको डिलीवर किया, लेकिन पाकिस्तान अपने को बहुत बड़े हीरो के तौर पे दिखा रहा है। आपको लगता है कि क्या ओवरप्ले कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को? तो डोनाल्ड ट्रंप वाज डेस्परेट हियर, आई एग्री विद यू। और उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की, मिन्नत समाजत कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमें निकालो। वो एक ड्रामेबाज इंसान है और थोड़ा सा यहाँ से भी ढीला है, उसका दिमाग भी थोड़ा उसका जो है वो खराब है। इस और ये बात मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अमेरिका में इस पर कई किताबें छप चुकी हैं कि ये एक साइको केस है। पाकिस्तान जो है उसने कोशिश शुरू की थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई लड़ाई ना बढ़े। थोड़े से फैक्ट्स को सामने रखें तो आपको ये पता चलेगा कि ईरान ने यूएई पे सैकड़ों मिसाइल मारे हैं इस जंग के दौरान। कम मिसाइल अगर मारे हैं तो कतर पे, और सबसे कम मिसाइल उन्होंने सऊदी अरब पे मारे हैं। तो उन्होंने कहा चले पाकिस्तान से कहते हैं कि भाई आप हमारी भी इनसे बातचीत करवा दें। पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि वो अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा पाकिस्तान। ये जो कॉम्बिनेशन है ना पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी नेशन की जो केमिस्ट्री है, उसमें इकबाल भी है, उसमें जना भी है। एक शिया है, एक सुन्नी है। अब्बास अरागची, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जब वो पाकिस्तान से जा रहे थे तो उनके प्लेन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिक्योरिटी दी और तेहरान तक उनको सेफली लैंड करवाया। सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट के तहत उनकी हिफाजत के लिए तैयार है, तो हम ईरान की भी हिफाजत के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी की सरकार से ये नहीं हो सका, लिहाजा उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है वो गाली गलौज पे आ गए हैं। तो ये आपको अगर समझ नहीं आ रही तो उसमें मेरा इशू नहीं है। आप ज्यादा फिक्र ना करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को समझता है और जो हमारे इंटरेस्ट में होगा वही होगा। हम बुनियादी तौर पे चाइना के साथ हैं और ये अमेरिकन को भी अच्छी तरह पता है। ट्रंप साहब जबरदस्ती पाकिस्तान के गीत गाने लगे तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा भाई, एक वॉर प्रेसिडेंट को एक पीस प्रेसिडेंट का तबगा या उसके लिए उनको नॉमिनेट करना या उसकी सिफारिश करना क्या आपके गले उतरता है? ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जो युद्ध है वो लगातार एक तरह से जारी है, खासकर इसके बाद से जब इस्लामाबाद में जो शांति प्रक्रिया जारी थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। अब तमाम लोगों का सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। हम ये भी देख रहे हैं कि जंग के मुहाने अलग अलग तरीके से भी खुल रहे हैं। उधर टर्की ने भी एक तरह से इजराइल को इस बात के लिए धमकाया है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम आप पर हमला करेंगे। उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। इन पूरी बातचीत के मद्देनजर और आगे का रास्ता कैसे अपनाया जाएगा, खासकर इस बातचीत के नाकाम होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने यह कहा है कि अमेरिका की जो सेना है वो भारतीय समय 7:30 बजे के हिसाब से अगर देखें तो ईरान के जो पोर्ट्स हैं, जो उनके बंदरगाह हैं, वहां आने जाने वाले सभी जहाजों पर रोक लगाना शुरू कर देगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो जहाज ईरान के अलावा किसी और देश के बंदरगाह के लिए जा रहे हैं उन्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। अब ये जो जबरदस्ती हो रही है ईरान के साथ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जे की के लिए, इस सब के मद्देनजर किस तरह से इन बातचीत को देखा जाए? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि ऐसा लग रहा था पिछले 48 घंटे या 72 घंटे में कि पूरा जो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है वो इस्लामाबाद बन गया है। पूरी दुनिया से नेता और इसके अलावा तमाम पत्रकार, जर्नलिस्ट वहां पहुंचे और उसके बाद ये बातचीत नाकाम हो गई। क्या आप इसे इसी तरह से कहना चाहेंगे कि नाकाम हो चुकी है बातचीत, या फिर हम ये माने कि पहला राउंड नाकाम हुआ है? बहुत शुक्रिया आरफा खानम शेरवानी साहिबा। देखिए, अगर आप ने इस इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हुए, इन मुज़ाकरात के बाद अगर आपने जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस उनकी जो एक मीडिया टॉक है उसको भी सुना होगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर हैं उनका जो कल स्टेटमेंट आया था, अगर आपने उसको भी देखा हो, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हुई
ये कोई इवेंट नहीं था, बल्कि ये एक प्रोसेस है। और वो ये नहीं कह रहे ये प्रोसेस था, वो कह रहे हैं ये प्रोसेस है। तो अब आप डिप्लोमेसी को समझती हैं तो आप यकीनन इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि जब इन पीस टॉक्स में शामिल एक सीनियर डिप्लोमेट जो कि पाकिस्तान में ईरान का एम्बेसडर है, और इन इन टॉक्स में वो बैठे हुए थे, मौजूद थे, वो कह रहे हैं ये एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो है वो काफी लंबा चलता है। अगर आप पिछले 5-6 साल के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान, मुख्तलिफ कंट्रीज में जो पीस टॉक्स हुई और फिर जो एग्रीमेंट्स हुए, अगर आप उनको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े इश्यूज पे, इतनी बड़ी डिस्प्यूट्स पर सिर्फ एक सिटिंग में जो है ना कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता, कोई एकॉर्ड नहीं हो जाता। और इसमें अच्छी बात यह थी कि 1979 के बाद ये सबसे पहला सीनियर लेवल एंगेजमेंट था जिसमें यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे और ईरान की तरफ से उनकी पार्लियामेंट के स्पीकर और फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे। एंड दे engaged with each other, they exchanged their views with each other for more than 21 hours। 21, मेरे ख्याल से ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए हैं। जब 20 घंटे हो गए, बातचीत को 20 घंटे हो गए, और ये बातचीत 21वीं घंटे में दाखिल हुई, लास्ट आवर में जब दाखिल हुई, तो फिर जेडी वैंस और कालीबाफ के दरमियान एक बात पे इत्तेफाक हुआ कि फिलहाल जिन बातों पे हमारा एग्रीमेंट नजर आ रहा है, जिनमें हम क्लोज, वी आर वेरी क्लोज फॉर एन एग्रीमेंट, हम उनको अनाउंस नहीं करते। और जिन इश्यूज पे हमारा इख्तलाफ है, डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डेडलॉक आ रहा है और हर्डल है जो इशू, उस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। और ये जरूरत थी जेडी वैंस की। बड़ी एक अहम बात यह है कि जेडी वैंस जो है वो 21 घंटे के मुज़ाकरात में उन्होंने 8-9 मरतबा एक्सक्यूज किया, फोन उठाया, साइड पे गए और डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पे बात की। कभी 3-3 मिनट, कभी 5 मिनट, एक दफा उन्होंने 10 मिनट तक उनको ब्रीफ किया। और डोनाल्ड ट्रंप इनडायरेक्टली इन पीस टॉक्स में शामिल थे। बार बार जेडी वैंस उनसे गाइडेंस ले रहे थे, उनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। तो जब भी वो एक्सक्यूज करते थे और साइड पे जाते थे, तो जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ, हु इज अ वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, तो वो मुस्कुरा के बाकी अमरीकियों की तरफ देखते थे, फिर मुस्कुरा के वो पाकिस्तानियों की तरफ देखते थे, फिर वो मुस्कुरा के अपने राइट लेफ्ट पे अपने साथियों की तरफ देखते थे। और उनकी मुस्कुराहट में ये पैगाम होता था कि ये बंदा जो है बेचारा इतनी दूर से चल के आया है, ये वाइस प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, लेकिन इसके पास पूरी अथॉरिटी नहीं है बातचीत करने की, बार बार इसको जाके ट्रंप से बात करनी पड़ती है। बिल्कुल। आखिरी आखिरी घंटे में फिर जब जेडी वैंस वापस आए लास्ट इंस्ट्रक्शन लेके डोनाल्ड ट्रंप से, बैठे मेज पे, तो उनमें ये एग्री हुआ कि अब हम एक दफा वापस जाते हैं और ये प्रोसेस चलता रहेगा, हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा हमारे मुज़ाकरात होंगे। जिन इश्यूज पे हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं उनको हम पब्लिक नहीं करेंगे। जिन तो ये इश्यूज पे हमारा बड़ी प्रॉब्लम है, हर्डल है, उन पर हम दोबारा बातचीत करके और दोबारा बैठेंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस अभी नाकाम नहीं हुआ, चल रहा है। ये चलिए, मुझे प्रोसेस लगता है कि अभी चलता रहेगा। मुझे लगता है यू आर होपिंग अगेंस्ट होप। और मैं इस आपसे यही सवाल पूछने वाली थी कि आपने जो अभी ये मंजर कशी की है कि किस तरह से वो एक एक मिनट पर बातचीत कर रहे थे, किसी और वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने उसको एक लंबा ट्वीट थ्रेड बनाया है और कहा है कि एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे शख्स को भेजा बातचीत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। हमने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये बातें सुनी थी कि यहाँ पर एक पपेट की तरह नेता होते हैं, लेकिन ये बात पहली बार पता चली कि अमेरिका में, जिनको कहा जाता है इतने डेवलप्ड सिविलाइजेशन और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज है, वहां भी ऐसा होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ जो एक शख्स है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि अब आगे जो बढ़ने की बात है वो ये कि आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। यहाँ ये बात समझ में आना मुश्किल हो रहा है कि जिन चीजों पर अग्रीमेंट हुआ है उन चीजों को वो बाहर क्यों नहीं लाना चाहते। क्या दोनों देशों के बीच जो उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनको नहीं बताना चाहते? क्योंकि यहाँ पर हामिद साहब, ये सिर्फ नेताओं के बीच की बातचीत नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। और हम और आप भी यहाँ
यहाँ पाकिस्तान हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग भी, हमारे लिए भी इतनी बड़ी एनर्जी का जो है, एनर्जी सिक्योरिटी का क्राइसिस पैदा हो गया है। पूरी दुनिया चाहती है कि ये वॉर खत्म हो। अगर आपकी बात पे मैं मानूं, अगर आप कह रहे हैं, मैंने कहा आप यू आर होपिंग अगेंस्ट होप, लेकिन मान लेते हैं आप कह रहे हैं कि ये बातचीत जारी है। हमने ये भी देखा कि इन दोनों के बयानात में बहुत बिटरनेस नहीं है, कड़वाहट नहीं है, दोनों तरफ से जो बयान आए हैं, तो आपकी बात में दम तो है। लेकिन फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करने की ये जबर के साथ, फोर्स के साथ, इस कोशिश को कैसे देखा जाए? अगर अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है तो ये फिर क्यों यूनाइटेड स्टेट्स ने, खुद ट्रंप ने इस ऑर्डर को जारी किया है और कहा है कि हिंदुस्तान के 7:30 और आपके 7 बजे आज शाम की बात हो रही है, सभी जहाजों पर रोक लगा दी जाएगी, ब्लॉकेट शुरू हो जाएगा। तो ये कैसी बातचीत है, ये कैसी रजामंदी है जिसमें जबर के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ले लेना चाहता है अमेरिका? अब मैं होपिंग अगेंस्ट होम, होप का जो आप बात करिए, मैं तो देखें एज अ जर्नलिस्ट अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं अब आप डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके बारे में क्या कहूं। अब आपने कहा बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हो रही है, मेरे ख्याल से अच्छे माहौल में नहीं हो रही, एक अदम एतमाद की फजा है, यानी कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। उस ट्रस्ट डेफिसिट के बावजूद जो है ये एंगेजमेंट अभी चल रही है। देखिए, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम्म। पाकिस्तान ने तो इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान को जो चाहिए था, पाकिस्तान को उससे ज्यादा मिल गया है। और अब अगर पाकिस्तान इन मुज़ाकरात से साइड पे हो जाए, पाकिस्तान के भाई हमने तो जो करना था कर दिया, अब आप दोनों जाने, तो क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिल गई, पाकिस्तान की पूरी दुनिया में वाह भी हो गई, लेकिन इतना काफी नहीं है। देखें, इंडिया जो है वो इसको आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हैं, अच्छी बात है कि आप भी समझती हैं कि इंडिया भी एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस में इंडिया भी अफेक्ट होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ नेबर भी है ईरान का, बहुत लंबा बॉर्डर है हमारा और ईरान का। और इसके अलावा अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो हमें तो इसका बहुत फायदा है पाकिस्तान को, क्योंकि हमारा जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है वो अमेरिकी पाबंदियों की वजह से, अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से वो चल नहीं रहा, तो हमें तो बहुत फायदा है अगर ये सैंक्शंस खत्म होती हैं। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान ने एक कोशिश करके एक राउंड करवा दिया है, प्रोसेस जो है ये अभी चलेगा, इसका एक राउंड हो गया है। अब अकेले पाकिस्तान के लिए भी मुझे लगता है कि मुश्किल हो गया है कि इनको दोबारा बार बार बिठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने एज एन आई विटनेस इनके मीडिएटर के तौर पे इनके दरमियान बैठ के देख लिया कि इनका किन चीजों पे एग्रीमेंट है, किन चीजों पे इनका आपस में एग्रीमेंट नहीं हो रहा। तो उसमें अब अमेरिकन साइड जो है वो तो इतनी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ईरान जो है ना उसको कुछ गारंटियां चाहिए, दे नीड सम गारंटीज। ईरान इसमें कोशिश कर रहा है कि अगला जो राउंड होगा उसमें कुछ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो अगर लेकिन हाँ, ईरान की डिमांड पर कुछ और स्टेक होल्डर्स भी शामिल होते हैं तो जाहिर बात है फिर अमेरिका भी अपना एक आधा साथी जो है उसको मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की कोशिश करेगा। तो अभी जो अगली टॉक्स हैं, टॉक्स का जो अगला राउंड है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ड्रामेबाजियां जो हैं उनको मैं ज्यादा अहमियत नहीं देता। इसलिए सीज फायर जब होने वाला था उससे एक रात पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि मैं एक पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। फिर जब सीज फायर अनाउंस हो गया उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकियां देते रहे। अब जब वो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 21 घंटे की बातचीत करके वापस चला गया, तो उसके बावजूद वो दोबारा जो है वो धमकियां दे रहे हैं। और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, विद फुल कॉन्फिडेंस आपको बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकी में जिन दो तीन इश्यूज का जिक्र किया है, एक तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो तासुर ये दे रहा है कि जी इस पे बड़ा फड्डा है जी। वो जी ईरानी जो है वो तो यूरेनियम की इनरिचमेंट बंद करने पे तैयार नहीं है, तो लेकिन मैं जनाब प्रेशराइज कर रहा हूं। और फिर साथ ही ट्रंप साहब कहते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आ जाएंगे मुज़ाकरात की मेज पे, ठीक है ना। ये इश्यूज जो हैं इन पर कोई फड्डा नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टॉक्स के दरमियान। अच्छा। 21 घंटे की बातचीत में इन इश्यूज पे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, इस पे ये काफी करीब आ गए थे। जिस इशू को डोनाल्ड ट्रंप अवॉइड कर रहा है, जिसका वो जिक्र नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरानी जो हैं वो खड़े हो गए, जब
चंद इंच के फासले पे थे, देवर इंचेस अवे फ्रॉम अ ब्रेक थ्रू। तो वहां पर जो वाहिद वन हर्डल पैदा हुई वो था लेबनान में सीज फायर। क्योंकि देखिए, अगर आप जो सीज फायर का अनाउंसमेंट है फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पहले दिन, जब उन्होंने इतनी बड़ी खबर दुनिया के साथ शेयर की, आप उसको दोबारा जरा देखिए। उसमें वाजे तौर पे मेंशन्ड है कि ये सीज फायर लेबनान में भी होगा। हम्म। तो जेडी वैंस ने अमेरिका से जब चले पाकिस्तान की तरफ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, नहीं, लेबनान वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर डील। तो वो अब उसमें से वो उसे बैकआउट कर रहे थे। बैकआउट इसलिए कर रहे थे कि उनको पहले पता चल गया था कि ईरान की साइड जो है वो जब हमारे सामने बैठेगी तो वो इस इशू पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो उन्होंने प्रेशर डालने के लिए इसको डिनाई कर दिया, और वही हुआ। जब वो आए, बैठे, तो इतने सारे इश्यूज थे, 15 पॉइंट अमेरिका के थे, 10 पॉइंट ईरान के थे। सब इश्यूज पे अच्छी बातचीत हो रही थी। लेबनान के इशू पे आके ईरानी जो है उन्होंने कहा कि इस पर हम आपके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि लेबनान में नेतन्याहू जो है उसने एक जेनोसाइड शुरू कर दिया है, और अगर हमने अब आपके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया तो एक मैसेज दिया जाएगा दुनिया को कि हमने हिजबुल्लाह को अबेंडन कर दिया, हमने हमास को छोड़ दिया, उसको बुला दिया, उनका सौदा कर लिया, उनकी कुर्बानियां जो है उनको बेच दिया। ये हम नहीं कर सकते, आप हमसे तवक्को ना करें, इस पर बहुत आपको बड़ी बात सीज कह रहे हैं फायर आप करना पड़ेगा। हामिद मीर साहब। इस बारे में ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं हुई है जो आप ये कह रहे हैं, काफी बड़ी बात है और ये एक तरह की मैं कहूंगी काफी ये इनसाइड स्टोरी है, अंदर की जानकारी है जो आप दे रहे हैं कि अगर देखें सामने तो कहते हैं कि यूरेनियम का एनरिचमेंट और हॉर्मूज और बात रुक गई है लेबनान के ऊपर। अब मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी आपने अपनी बातचीत में ये कहा कि पाकिस्तान का एक प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान इसको कामयाब मानता है। आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ। पूरे जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को जरूर कह रहे हैं। लेकिन भारत में जो एक सोच है, खासकर एक अहम तबके की, वो तबका जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो ये सोचता है कि पाकिस्तान इसको अपनी ब्रांडिंग और अपने प्रोफाइल के तौर पे दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो एक तरह से एक यूजफुल फ्रेंड है सिर्फ। कि अमेरिका डेस्परेट था, वो चाहता था कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हो या सीज फायर के लिए बातचीत शुरू हो कम से कम, और पाकिस्तान ने सिर्फ इसको डिलीवर किया। लेकिन पाकिस्तान अपने को बहुत बड़े हीरो के तौर पे दिखा रहा है। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत, मैं जानती हूं आप हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप सिविल सोसाइटी का हिस्सा हैं, आपको लगता है कि क्या ओवरप्ले कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत इस बात को? पाकिस्तान, देखें, इसमें अहम बात यह है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो सीज फायर था और ये जो पीस नेगोशिएशंस थी, ये ईरान से ज्यादा अमेरिका की जरूरत थी। और क्योंकि मैंने सिर्फ इस रीजन में नहीं बल्कि बाकी रीजन्स में भी जाके मैंने बहुत सी जो जंगें हैं, बहुत सी वॉर्स हैं, उनको कवर किया हुआ है। और ये यहाँ तक कि गजा और लेबनान में भी मैंने कई दफा जाके जंग को कवर किया हुआ है। तो मैं ये काफी दिनों से ये देख रहा था, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स थे, यूरोपियन डिप्लोमेट्स थे, उनके साथ जो हमारी बातचीत हो रही थी, तो उसमें मुझे ये नजर आ रहा था कि एक तरफ जो टर्की है उसने इस्तांबुल में यूक्रेन और रशिया के दरमियान एक पीस क्रॉस प्रोसेस शुरू करवा दिया है। वो आपको शायद पता ही होगा कि टर्की होस्ट कर रहा है, यूक्रेन और रशिया के दरमियान बातचीत उनकी चल रही है। दूसरी तरफ चाइना ने ताइवान के साथ बातचीत शुरू कर दिया है। उनका पीस प्रोसेस जो है वो चाइना में शुरू हो चुका है, जो कि बड़ा सेटबैक था। फिर ये हुआ कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर जंग शुरू की ईरान के खिलाफ, तो यूरोप ने इस जंग का पार्ट बनने से इनकार कर दिया। अब आप ये देखें कि ये पहली दफा हुआ है, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान की जंग को कई साल कवर किया है, मैंने इराक की जंग को जाके वहां पे कवर किया, और लेबनान, फलस्तीन, यहां तक कि चेचनिया तक हम पहुंच गए। तो जो पूरी दुनिया में जो आपके सोर्सेज होते हैं, वो आप उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जब जंग शुरू हुई, तो इसमें जो सबसे बड़ा सेटबैक था डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो ये था कि एक तो यूरोप ने उससे उसके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया। दूसरा जो उसका जो सबसे बड़ा सेटबैक था वो ये था कि गल्फ कंट्रीज में जो उसके फौजी अड्डे थे, उसको ईरान के मिसाइलों ने तबाह बर्बाद कर दिया। और ये जितने भी गल्फ कंट्रीज थे, इनको जो अमेरिका ने एक एश्योरेंस दी हुई थी कि भाई हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम आपको सिक्योरिटी देंगे, तो वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी जो है वो ईरानी मिसाइलों की नजर हो गई। वो
खत्म हो गया सब कुछ। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है इन गल्फ कंट्रीज में, जो सिर्फ उनके अमेरिका ने जो रेडार लगा के दिए हुए थे ना, उनको तबाह करके ही ईरान ने इनको अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा दिया है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी होम कॉन्स्टिट्युएंसी थी अमेरिका के अंदर, इस जंग की बड़ी मुखालफत थी। तो डोनाल्ड ट्रंप वाज डेस्परेट हियर, आई एग्री विद यू। और उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं की, मिन्नत समाजत कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से हमें निकालो। लेकिन आपको पता है कि वो एक ड्रामेबाज इंसान है, और थोड़ा सा यहाँ से भी ढीला है उसका दिमाग, भी थोड़ा उसका जो है वो खराब है। इस और ये बात मैं को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अमेरिका में इस पर कई किताबें छप चुकी हैं कि ये एक साइको केस है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो मिन्नत समाजत कर रहा था कि मुझे इस जंग से निकालो, मुझे तो नेतन्याहू ने ट्रैप करके और मुझे डिसीव कर दिया। दूसरी तरफ वो ईरान को धमकियां भी दे रहा था। हम्म। अब ईरान जो है वो इस जंग में शामिल होने से गुरेज कर रहा था। तो ये है वो पॉइंट जो जी हाँ। आप भी बार बार पूछ रही हैं कि जी ये दोनों अतराफ जो हैं, दोनों साइड्स हैं, क्या वो अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ भी खेल रहे हैं? देखिए, आप माने या ना माने, ओवरप्ले हुआ क्या? मतलब हम सब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो किया जो अमेरिका नहीं चाहता था? पाकिस्तान ने, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूं। पाकिस्तान जो है उसने कोशिश शुरू की थी, एक्चुअली ये कोशिश शुरू हुई थी कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कोई लड़ाई ना बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है। तो उस जो पर भी सवाल मेरे पास हमारे जो उसके लिए भी हमारे सवाल जो है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने जंग शुरू होने के फौरन बाद अब्बास इराकची से बात की, और फिर जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं फरहान बिन फैसल, उनके साथ बात की और कोशिश की कि इनके दरमियान लड़ाई ना हो। और आप अगर आप मॉनिटर करें और थोड़े से फैक्ट्स को सामने रखें तो आपको ये पता चलेगा कि ईरान ने यूएई पे सैकड़ों मिसाइल मारे हैं इस जंग के दौरान। उन्होंने कुवैत पे बहुत मिसाइल मारे हैं, बहरीन पे बहुत मिसाइल मारे हैं। कम मिसाइल अगर मारे हैं तो कतर पे, और सबसे कम मिसाइल उन्होंने सऊदी अरब पे मारे हैं। तो इसको अमेरिकन मॉनिटर कर रहे थे इस चीज को, कि पाकिस्तान की कोशिश से अगर ईरान जो है उसने सऊदी अरब पे कम मिसाइल मारे हैं, और जो मारे भी हैं वो इधर उधर मार दिए हैं, उनकी इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट नहीं किया। तो उन्होंने कहा चले पाकिस्तान से कहते हैं कि भाई आप हमारी भी इनसे बातचीत करवा दें। तो उन्होंने इनसे कहा पाकिस्तानियों से कि अगर पॉसिबल है तो आप इनसे कोई बातचीत का रास्ता निकालें, क्योंकि आप ऑलरेडी ये कोशिश कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान ने चाइना को बीच में डाला, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर एक 5 पॉइंट पीस फार्मूला दिया। और ये जो पीस टॉक्स हुई हैं ये एक्चुअली उस 5 पॉइंट पीस फार्मूले के पैरामीटर्स के अंदर हुई हैं, क्योंकि ईरान उस 5 पॉइंट पीस फार्मूले पे राजी था। तो ईरान को पाकिस्तान लाने में सिर्फ पाकिस्तान का किरदार नहीं है, इसमें चाइना का भी किरदार है। और ईरान जो है उसने ये बार बार कहा, आने से पहले भी और जाने से पहले भी उन्होंने बड़ा वाजे किया है कि भाई ये जो पीस प्रोसेस है इसके नतीजे में अगर कोई ब्रेक थ्रू होता है तो ठीक है, हम उस ब्रेक थ्रू के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि सीज फायर से कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि वो अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा पाकिस्तान। उसके बाद हम ये खबरें देख रहे हैं कि आपके जंगी जहाज और फौजी सऊदी अरब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या पहुंच गए होंगे। तो इस तरफ एक तरफ बातचीत हो रही है, ईरान के भी आप साथ हैं, साथ में नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी लेकिन कम से कम एक भाई भाई होने का एक साथ में एक मुजाहिरा करने की कोशिश की गई। इसके अलावा बड़ा वेलकम किया गया ईरान को, ये बातचीत भी होस्ट की गई। और दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ आप अगर लड़ेंगे तो ये कैसे होता है? ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझाइए। ये कॉन्ट्रडिक्शन को समझना बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट जिस बंदे ने दिया था वो एक बहुत बड़ा फिलोसफर था और पोएट था, उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, जिसको हम अल्लामा इकबाल भी कहते हैं। वो एक सुन्नी उल अकीदा शख्स थे, और पाकिस्तान के जो फाउंडर थे, हमारे बाबा कौम, फादर ऑफ द नेशन, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक शिया मुसलमान थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी नेशन की जो केमिस्ट्री है, उसमें इकबाल भी है, उसमें जिन्ना भी है। एक शिया है, एक सुन्नी है। और ईरानी कौम जो है, अगर आप तेहरान में जाएं तो वहां पे आपको बहुत सी रोड्स नजर आएंगी, सड़कें नजर आएंगी इकबाल लाहौरी के नाम पे। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो है अल्लामा इकबाल, जिसको कि ईरानी कौम जो है वो अपना एक इमाम मानती है। दूसरी बात कि जो ईरान के इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने पाकिस्तान आने से पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया।
जब वो देखा मैंने। पाकिस्तान से जा रहे थे तो उनके प्लेन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने सिक्योरिटी दी और तेहरान तक उनको सेफली लैंड करवाया। तो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स अगर सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट के तहत उनकी हिफाजत के लिए तैयार है, तो हम ईरान की भी हिफाजत के लिए तैयार है। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानियन डेलीगेशन का इस्तकबाल मिलिट्री यूनिफॉर्म में किया, जेडी वैस का इस्तकबाल एक सिविलियन ड्रेस में किया। तो नहीं, लेकिन मैसेज हाँ, तो दे दिया ना। जब अगर जंग होती है, मैं कह रही हूँ कि अगर जैसे अब ये कॉन्वर्सेशंस, ये नेगोशिएशंस थी, फेल हो गई हैं, अगर सऊदी अरब भी एक्टिवली कूदता है और आप अपने पैक्ट के तहत सऊदी अरब के साथ अगर लड़ेंगे तो ईरान के खिलाफ तो लड़ेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मुमकिन है कि आप ईरान के साथ भी हैं, लेकिन अगर मौका आया और जरूरत पड़ी तो आप ईरान के खिलाफ भी लड़ेंगे। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये चलता है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, पाकिस्तान की सरकार है, उसने ब्याक वक्त अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और ईरान को इंगेज करके उनको अपने साथ चलाकर एक अच्छी डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार से ये नहीं हो सका, लिहाजा उनके मैं फॉरेन तो अच्छी मिनिस्टर बात जो है, है मैं तो यहाँ कह वो रही हूँ गाली नहीं, गलौज पे आ गए हैं। तो ये आपको अगर समझ नहीं आ अच्छी रही तो बात उसमें मेरा इशू नहीं है, हमारी है। डिप्लोमेसी अच्छी आनंद है, साहब, मैं कह इसलिए रही हम हूँ सबको साथ लेके चल रहे हैं। नहीं नहीं, एंगेजमेंट अच्छी बात है, लेकिन जब जंग की बात आएगी, मैं यहाँ कहने की देखिए ना, कोशिश। ये तो अब आप एक अजम्पशन कर रही है ना कि जब जंग की बात आएगी। जंग तो हुई, जंग चल रही थी, ईरान के मिसाइल सऊदी अरब पे गिर रहे थे। हम सऊदी अरब को भी समझा रहे थे, ईरान को भी समझा रहे थे, और अभी भी हम सऊदी अरब को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं, ईरान को भी सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो आप ज्यादा फिक्र ना करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपना इंटरेस्ट को समझता है और जो हमारे इंटरेस्ट में होगा वही होगा। अब आखिरी सवाल आपसे, और आखिरी सवाल भी कॉन्ट्रडिक्शन को लेकर ही है, वो ये कि जैसे मैंने बताया कि ईरान के साथ भी, सऊदी अरब के साथ भी डिप्लोमेसी को मैं भी थोड़ा बहुत समझती हूँ, और जो मोदी सरकार है उसकी नाकामियां हैं उस पर रिपोर्टिंग हम दिन रात करते हैं, वो अलग बात है। मैं यहाँ एक नेशनलिस्ट होकर नहीं बातचीत करना चाहती, और आपसे भी ये उम्मीद नहीं करती मैं। लेकिन आखिरी बात ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक और कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कैसे एक मुल्क अमेरिका के साथ भी नजदीक है और उधर चाइना के साथ भी नजदीक है, यानी वही एक पैरेलल है कि ईरान और सऊदी अरब और यहाँ जो है चाइना और अमेरिका, कैसे कर पाते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान जो है ट्रेडिशनली, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके जो प्रिंसिपल्स मुझे जिनकी समझ है, हम बुनियादी तौर पे चाइना के साथ हैं, और ये अमेरिकन को भी अच्छी तरह पता है। लेकिन हमने हमेशा अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश की है। लेकिन अब अगर नरेंद्र मोदी साहब जो है उनकी मेहरबानी की वजह से ट्रंप साहब जबरदस्ती पाकिस्तान के गीत गाने लगे, तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा भाई, हम भी आपके गीतों में शामिल हो जाते हैं। हमने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, जिसकी मैंने वही मेरा पर्सनली। कि एक वॉर प्रेसिडेंट को एक पीस प्रेसिडेंट का तमगा या उसके लिए उनको उनको नॉमिनेट करना या उसकी सिफारिश करना, क्या आपके गले उतरता है ये? नहीं, मैंने तो जब पहली दफा उसको नॉमिनेट किया, मैंने उसकी उस वक्त भी मुखालफत की। फिर जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरी दफा उसकी नॉमिनेशन की, मैंने उसकी फिर मुखालफत की, और मैंने कहा ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने अभी रिसेंटली हमारी सरकार के लोग जो है मुझे कह रहे थे कि देखे ना, आप कहते थे ना हामिद मीर साहब के ये हम गलती कर रहे हैं। अब ये जो गलती है इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमारे साथ बातचीत पे राजी हो गए, हमारे जरिए ईरान के साथ बातचीत पे राजी हो गए। तो कभी कभी गलती जो है वो प्लस पॉइंट भी बन जाता है। मैं तो आज भी इसको गलती समझता हूँ। आई डोंट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और मैं डोनाल्ड ट्रंप का आज भी बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ। अभी भी आपके साथ बैठ के भी मैं बार बार उसको एक पागल और मगरूर शख्स करार दे रहा हूँ।